हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मतलब ये सीरीज जो शुरू कर रहा हूँ मैं, वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। इसके अंदर मैं आप लोगों को कराऊंगा सारे लॉज हैं केमिस्ट्री के, जो मेन लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ जो भी लॉज आ रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। इस सीरीज़ के अंदर ये सारी चलेंगी। इस सीरीज़ के अंदर हम जो जितनी भी वीडियोस देखेंगे वो क्या होंगी, एक सीक्वेंस के अंदर चलेंगी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम सबसे पहले शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए केमिस्ट्री है क्या। साइंस की बात करें, साइंस का मतलब क्या है? साइंस का जर्नल वे के अंदर मतलब है मेरा टू नो। किसी भी चीज को जानना, वो कैसे काम कर रही है, वो साइंस है। आप लोग कैसे पता करोगे कि वो साइंस है? आपको पता करने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप जो लिख रहे हो, मैं ये लिख रहा हूं, ये कैसे लिख रहा हूं, इसके अंदर साइंस है। आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, उसके अंदर साइंस है। हम यहां से चल के बाहर जा रहे हैं, उसके अंदर साइंस है। हम रनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर साइंस है। मतलब ऑल ओवर यूनिवर्स में साइंस भरी पड़ी है। साइंस का मतलब ही क्या है? किसी चीज को जानना। साइंस के अंदर हम बात कर सकते हैं हिंदी के बारे में जानना, इंग्लिश के बारे में जानना, मैथ के बारे में जानना, फिजिक्स के बारे में जानना। इन सब के अंदर क्या है? साइंस भरी हुई है। साइंस चारों तरफ है। चलिए, साइंस को हमने क्या कर रखा है? बेसिकली 3 से 4 क्या कर रखा है, सब क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है सब ब्रांचेस के अंदर। जो हम पढ़ते हैं, पहली ब्रांच क्या है मेरी? साइंस के लिए पहली ब्रांच है मेरी, 3 ब्रांच के अंदर डिवाइड कर लेते हैं हम। ये सबको पता होगा पर बेसिक सी बात है, बताना जरूरी है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और थर्ड है मेरी फिजिक्स। और एक ब्रांच और होती है मैथमेटिक्स, जिसको कहते हैं साइंस का फादर। ये मैथमेटिक्स नहीं होती तो साइंस का कोई मतलब नहीं था। साइंस के बारे में जितनी मर्जी स्टडी कर लो, उसका कोई मतलब नहीं था अगर ये मैथ ना होती। अब बात करते हैं हम आज की क्लास के अंदर जो बात कर रही हैं, वो हमारी क्लास है केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री क्या है, ये कैसे काम करती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले पता होना चाहिए केमिस्ट्री वर्ड है क्या और ये कहां से मिला है। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल्स के बारे में नॉलेज। केमिस्ट्री का क्या मतलब है? नॉलेज ऑफ केमिकल्स। मतलब जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट है या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनकी नॉलेज कहाँ से मिलती है? हमें केमिस्ट्री से मिलती है। इस ब्रांच को हम कहते हैं साइंस की केमिस्ट्री। नॉलेज ऑफ केमिकल्स की ब्रांच है जो, उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कह देते हैं। ये आगे कितने टाइप्स में डिवाइड होती है? 3 से 4 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड होती है। पहली ब्रांच है मेरी इनऑर्गेनिक, दूसरी ब्रांच है मेरी फिजिकल, और तीसरी ब्रांच है मेरी ऑर्गेनिक। अब ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल होता क्या है सर? इनऑर्गेनिक के अंदर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की और उनके लॉस की। कैसे कैसे बात की है वो सब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बात करेंगे, फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, मतलब कैलकुलेशंस की, फिजिकल कैलकुलेशन ऑफ
फिजिकल कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड अदर मैटर। अब बात करते हैं सर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ कार्बन्स। जितने भी कार्बन की स्टडी होती है, चाहे वो हीरा हो, ग्रेफाइट हो, कुछ भी हो, सारी स्टडी किसके अंदर हम करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर ऑर्गेनिक ना होती तो हमें क्या नहीं पता लगता, केमिस्ट्री के अंदर जो ये स्टडी हो रही है कार्बन कैसे वर्क कर रहे हैं ये नहीं पता लगता। एक और ब्रांच होती है, उसको हम कहते हैं एनालिटिक्स। किसी चीज़ का एनालिसिस करना कि कैसे कैसे उसकी फंक्शनिंग हो रही है, वो एनालिटिक्स के अंदर आती है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट। हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर तो हमें सबसे पहला लॉ पता होना चाहिए, जितने भी लॉ पढ़ेंगे हम इसके अंदर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के ऊपर कि जो केमिकल्स है वो कैसे कंबाइन होती हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला जो लॉ दे रहे हैं वो है, मेरा पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, सबको पता है रिएक्शन कैसे होती है भाई, ए प्लस बी एरो ए बी बन जाएगा, यही होगा। मतलब ये जो ए बी है वो क्या है? रिएक्टेंट है, और ए बी जो कॉम्बाइन है वो क्या है? प्रोडक्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? जितना आपने रिएक्टेंट के अंदर लिया है, जितनी अमाउंट रिएक्टेंट में ली है उतनी आपको प्रोडक्ट में मिलेगी, या प्रोडक्ट में भी उतनी अमाउंट होगी। ऐसा नहीं हो रहा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं अप्लाई होगा, वहां रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, केमिकल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो ये देखते हैं हम कैसे होता है। देखो मैंने क्या हुआ, कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का ले लेता हूं, इसकी फिर थ्योरी भी लिखवा दूंगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2, यही होता है, एरो CO2। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास? 12 ही है भाई, 12। ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 किया तो मेरे पास आया 32। तो यहां पर क्या आएगा? 32, और इन दोनों का टोटल कितना होगा? 44 ग्राम। ग्राम के अंदर मान लो, कोई यूनिट के अंदर मान लो, वो आपके ऊपर है। उसी टाइप से अब जो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, फॉर्मेशन हुआ है, प्रोडक्ट का देखते हैं। कार्बन का कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 32। कितना मिला मुझे? 44। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है, जब आप क्या करते हो, जिस हिसाब से आप लोगों ने एनर्जी के लॉस पढ़े होंगे, उसके अंदर क्या पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जैसे ही आपने इसके अंदर भी यही होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो बनाया जा सकता है मास, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है। अगर इस फॉर्म के अंदर है, मतलब रिएक्टेंट की फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में जाएगा, तब भी उतना ही होगा। ये नहीं कह सकते कि अब बढ़ जाएगा या घट जाएगा, नहीं। जब आपका रिएक्टेंट की फॉर्म में है उतना ही प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिलेगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पर आज के टाइम ये क्या है, एट दैट टाइम दिस लॉ इज नॉट वैलिड। दिस लॉ इज नॉट वैलिड।
क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि बहुत से ऐसे होती हैं रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो मासेज आते हैं वो डिफरेंस आ जाते हैं, उनको हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो इसके कारण से इस लॉ को क्या कर दिया हमने, कह दिया ये लॉ सही नहीं है, आप दूसरा लॉ ट्राई कीजिए। ये था मेरा पहला लॉ। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं एक या दो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। नीट के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे अब। क्या बात कर रहे हैं यहां पर, अगर मुझे क्या दिया हुआ है 1.5 ग्राम ऑफ एथेन दिया हुआ है। एथेन का फॉर्मूला होता है मेरा C2H6, वो कार्बन के मॉलिक्यूल्स प्लस 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, एथेन। अभी आप जब केमिस्ट्री शुरू करेंगे, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंदर मैं आपको नोमेनकल्चर कराऊंगा, तब ये सारी चीजें आएंगी। ऑन कंप्लीट कॉम्बिनेशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 2.7 gram of H2O. Show that the reaction obey law of conservation of mass. हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखूंगा, C2H6 किसकी प्रेजेंस में होगा, ये जब भी आप लोगों को पता है, जब भी रिएक्शन होगी एक चीज की प्रेजेंस जरूरी है, वो क्या है, ऑक्सीजन। कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है या कोई भी प्रोडक्ट बर्न हो रहा है, ये चीज जरूरी आएगी। ये चीज नहीं आएगी तब तक क्या नहीं कर सकते आप लोग, कोई भी रिएक्शन ओबे नहीं करा सकते। एक रिएक्शन को होने के लिए चीज चाहिए होती है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये 3 चीजें, और एक ये ऑक्सीजन चौथी चीज। ये 4 चीजें आपको हर जगह मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। C2H6 प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO2 प्लस क्या बन जाएगा, H2O, और क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट के अंदर क्या हो जाएगी, हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। अब मुझे क्या करना है, यहां मुझे बताना है ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारी केमिस्ट्री का लॉ है, जब रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको सबसे पहले आप लोगों को करो बैलेंस, उसके बाद कोई आगे काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कार्बन क्या है यहाँ पर 2, यहाँ क्या है 1, हाइड्रोजन क्या है यहाँ 6, यहाँ है 2, ऑक्सीजन यहाँ के 3, यहाँ है 2। तो यहाँ क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बैलेंस करने की ट्राई करता हूँ हाइड्रोजन को। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 से किया तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 4 करना है, तो यहाँ से मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कार्बन बैलेंस है। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की। कार्बन बैलेंस करने के बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। यहाँ पर मेरे पास कितने हो गए कार्बन, 12, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 12, हाइड्रोजन की बात कर ली हमने। ये चीज 2 कार्बन एंड हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके। अब ऑक्सीजन की बात करें, 6 प्लस 8 कितना हो गया, 6 प्लस 8 कितना होता है भाई, 14, तो ये हो गया 7। अब ये रिएक्शन मेरी क्या है, बैलेंस्ड है। अब मुझे फाइंड करनी है इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास। मास अपॉन में मोलर मास कर रहा, तो अब मेरे को कैसे फाइंड करना है, मेरे को मास कितना दिया हुआ है 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम मेरे को कार्बन का मास दिया हुआ है। अब मुझे मोलर मास पता होना चाहिए। C2H6 का मोलर मास कितना होगा, 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। 30 ही होता है भाई, 30 डिवाइड बाय 30 मैंने यहां पर क्या फाइंड किया, मोलर मास ऑफ C2H6 का कर लिया मैंने 30। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास फाइंड हो जाएगी इसकी वैल्यू, डिवाइड बाय 300 हो गया। तो मेरे पास क्या आएगा, 0.05 मोल, 0.05 मोल। तो क्या है यहां पर मेरे को मिल चुके हैं किसके, 1.5 ग्राम ऑफ
C2H6 के। अब मुझे क्या बात करनी है, मुझे बात करनी है यहाँ पर 0.5 के लिए मेरे पास कितने हैं, यहाँ तक रब कर दूं भाई, कर देते हैं। चलिए 0.05 के लिए क्वेश्चन रब कर रहा हूं मैं, मेरे को वैल्यूज याद हैं। चलो यहां तक मुझे पता लग गया 0.05 है। 0.05 के लिए मेरे को क्या वैल्यूज दी हुई है, रिएक्शन जब बैलेंस की तो ऑक्सीजन कितने हैं 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 7/40 मोल्स ऑफ O2। O2 के कितने मोल्स है मेरे पास 7/40 है, डिवाइड करते आप फाइंड कर लेना कितने आते हैं। अब मुझे क्या पता है, यहां पर मुझे पता है किसका, एथेन का मोल्स कितने हैं और ऑक्सीजन के मोल कितने हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मास ऑफ किसका फाइंड करना है, ऑक्सीजन का फाइंड करना है। तो ऑक्सीजन का फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास रखूंगा। मैं क्या रखूंगा भाई, मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। ये चीज रखी मैंने, मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं मेरे पास 7/40। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं मेरे पास ऑक्सीजन के लिए 7/40 आए हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं 7/40 क्या है यहां पर 7/40 मोल्स ऑफ O2। 7/40 इज इक्वल टू मास अपॉन में 32। मोलर मास क्या है 32 है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड करना है मास। तो मैं मास फाइंड करने के लिए क्या कर दूंगा, मैं मास फाइंड करने के लिए करूंगा कैलकुलेशन। कैसे करूंगा, सबसे पहले करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 40 मास इज इक्वल टू 32 इंटू 7 कर दो, 32 इंटू 7 कर दो आप लोग, ठीक है। अब क्या हो गया, मास इज इक्वल टू 32 इंटू 7 डिवाइड बाय 40। तो आपकी वैल्यू जो आएगी कैलकुलेशन करने पे आएगी आपके पास 5.6 ग्राम। 5.6 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपको बताना है आपको क्या क्या दिया हुआ था, आपको पता लग गया 5.6 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है, और बाकी आपको जो जो वैल्यूज दी हुई थी उनको पुट करके अब इक्वेशन में बताना है कि आपकी जो रिएक्शन थी वो सही थी या नहीं थी। तो चलिए यहां अब ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसी के अंदर हम काम करते हैं। अब आपको दिया हुआ था 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम के लिए 1.5 था, मतलब 2 है यहां पर, 2 के लिए कितना था 2.5, तो 1 के लिए 1.5, 2.5 था। या कितना दिया हुआ था भाई 1.5 ग्राम ही था। 1.5 ग्राम था कितने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल के लिए। आपने अब फाइंड किया है कितना 5.6 ग्राम ऑक्सीजन, कितने के लिए 7 मॉलिक्यूल्स के लिए, इन दोनों का टोटल होगा। फिर आपने क्या फाइंड किया है 4.4 ग्राम आपको दी हुई थी CO2, और कितने ग्राम आपको वाटर दिया हुआ था, वाटर दिया हुआ था 2.7 ग्राम। तो आपको क्या करना है, अब आपको करना कुछ भी नहीं है, दोनों का टोटल करना है। दोनों का टोटल आएगा 7.1 ग्राम और इधर भी 7.1 ग्राम। तो आप बता सकते हो कि ये लो जो है किसको ओबे कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है। क्लियर है भाई। एक क्वेश्चन और देखें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा उसके अंदर क्या कहा हुआ है, देखो व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है AgNO3। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl के साथ 5.5 ग्राम आपको मास दिया हुआ है, इसका x ग्राम है ये,
आपको इसका फाइंड करना है और ये कितना है 5.85 ग्राम आपको दिया हुआ है। रिएक्ट विद कितने ग्राम क्या बना रहा है AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या बन रहा है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। कितने कितने ग्राम बन रहा है भाई? सोडियम नाइट्रेट कितना बन रहा है 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर 18 सोडियम ट्रू 14.35 ग्राम और NaNO3 कितना बन रहा है 8.5 ग्राम। अब आपको क्या करना है, बताना है मुझे कि ये लो क्या है, जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन सही है या नहीं है। आप देखो रिएक्शन बैलेंस है मेरी पूरी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, x ग्राम फाइंड करना है कि x ग्राम कितने होंगे। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या हुआ, x प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो गया, टोटल कर दो इनका 0 5 8 2 1 2 22.85 ग्राम 22.85 ग्राम। तो अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या करना है 22.85 माइनस ऑफ 5.85 कर दो, कितना आएगा आपका 0 0 कितना आ जाएगा 17.00 क्या है 17.00 ग्राम है। अगर 17.00 ग्राम प्लस 5.85 ग्राम रखूं तो मुझे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट क्या मिल जाएगा 22.85 ग्राम मिल जाएगा। मतलब मेरी x की वैल्यू यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 17 ग्राम AgNO3 की रिएक्शन 5.85 ग्राम NaCl से करने पर मुझे क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड के 14.35 ग्राम और सोडियम नाइट्रेट के 8.5 ग्राम ऑब्टेन होते हैं। इससे मुझे पता लगा कि ये लो यहाँ तक सही था, पर इसके भी कुछ क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी, जिसके कारण इस लो को हमने क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दो भाई, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।